हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बड़े से घर की इकलौती बेटी नव्या अपने 5 भाइयों की लाडली थी। वो घर में कुछ भी कहे और उसकी बात अगर किसी ने नहीं मानी तो समझ जाना उसके ऊपर कहर बरसने वाला है। ऐसे ही नव्या अपनी 4 भाभियों को अपनी उंगलियों पर नचाया करती थी। सुमन भाभी, मेरी कॉफी कहाँ रह गई? बस नव्या अभी लाती हूँ। पता नहीं ये लोग क्या करते हैं। सुमन कॉफी लेकर आती है। उसको देख नव्या बोलती है, आप सभी सच में बहुत आलसी हैं भाभी। आप जानती हैं कि बिना कॉफी के मेरी सुबह नहीं होती, लेकिन नहीं, फिर भी आपको लेट करना है। अच्छा बाबा, मान भी जाओ। अब इतना गुस्सा क्यों करते हो मेरी प्यारी नंद जी? अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो। ये बताओ, मेरे कॉलेज के लिए लंच रेडी किया काजल भाभी ने? हाँ शायद। व्हाट? शायद? आपको कुछ पता नहीं है क्या? इतना बोलकर नव्या फटाफट कॉफी पीती है और किचन की तरफ जाती है, जहाँ वो अपनी काजल भाभी को खाना बनाते हुए देख कहती है, क्या काजल भाभी, आपने अभी तक खाना नहीं बनाया? नव्या तेरे भैया की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उनके पास थी। तो आप अपना काम राधा भाभी को भी तो दे सकती थी ना। क्यों राधा भाभी, क्या आप काजल भाभी का काम नहीं संभाल सकती थी? ननद जी, संभाल तो सकती थी, लेकिन अगर आपको सुबह का नाश्ता नहीं मिलता तो आप घर को सर पर उठा लेती। इससे पहले नव्या अपनी चौथी भाभी निशा को कुछ बोलती, निशा खुद ही बोल पड़ती है, और नंद जी, मुझे तो आप कुछ कहिएगा मत, क्योंकि मैं तो घर की सफाई डेली करती हूँ। तुम्हें तो पता है तुम्हारे भैया को धूल से कितनी एलर्जी है। आप सभी के बहुत ड्रामे हो रहे हैं। देखना, मेरी छोटी भाभी आएंगी ना तो मैं उनसे सारा काम करवाऊंगी। ठीक है नंद जी, आप करवा लेना, लेकिन फिलहाल अभी हमें अपना काम करने दो। अपना काम करने दो। नव्या गुस्से में पैरों को पटकती हुई चली जाती है। और कुछ ही समय बाद काजल जब लंच लेकर नव्या के कमरे में जाती है तो नव्या उसको दिखाई नहीं देती। काजल उसको आवाज लगाती हुई कहती है, ननद जी, ननद जी। काजल की आवाज सुनकर उसका सबसे छोटा देवर प्रिंस नव्या के कमरे में आता है और अपनी भाभी से बोलता है, भाभी, नव्या तो मुझसे पैसे लेकर चली गई। बड़े ही गुस्से में थी। कोई बात हुई है क्या? क्या बताऊं देवर जी, आपकी बहन तो माशाल्लाह है। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि आप शादी कब कर रहे हो मेरे प्यारे देवर जी? बस जब आप लोग आज्ञा दे, मैं आपके देवरानी को ले आऊँगा। अच्छा जी, तो देवर जी बड़े हो गए हैं। क्या भाभी, आप सब मेरी टांग खींच रहे हैं? अच्छा ठीक है, अब आपकी शादी अगले हफ्ते ही होगी मेरे प्यारे देवर जी। प्रिंस की बात को अब शाम को उसकी चारों भाई और छोटी बहन नव्या के सामने उसकी भाभियां रख देती हैं और इस तरह से अब प्रिंस की भी शादी एक कंचन नाम की लड़की से फिक्स हो जाती है। एक हफ्ते बाद अब प्रिंस की शादी भी हो जाती है। अपनी भाभी को लेकर नव्या बहुत ही खुश थी। शुरुआती दिनों में तो नव्या कंचन से सारा काम प्यार से करवाती थी, लेकिन जैसे ही दिन बीतने लगे नव्या का बर्ताव देखकर कंचन को बहुत ही अजीब लगने लगा। ये देख कंचन अपनी बड़ी जेठानी सुमन से कहती है, जेठानी जी, आपको नहीं लगता हमारी ननद जी कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ी हुई है? हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, 5 भाइयों के इकलौती जो हो। अरे इकलौती है तो क्या हुआ, सर पर चढ़कर नाचेगी क्या? कंचन सुमन से बात ही कर रही थी कि तभी उनको बाहर से नव्या की आवाज आती है, जो रसोई में काम कर रही काजल से बोल रही होती है, काजल भाभी, मैं सोफे पर बैठ गई हूँ और टीवी का बटन ऑन करना भूल गई। प्लीज टीवी चला दो ना। ननद जी, अभी मैं आपके घर वालों के लिए जूस बना रही हूँ, आप खुद ही ऑन कर लो। अरे यार, उठना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, अभी सुमन भाभी कुछ कर नहीं रही होंगी, उनसे ही कहती हूँ। सुमन भाभी, यहाँ टीवी ऑन कर दो। अब सुमन टीवी ऑन करने जा रही थी कि तभी कंचन सुमन का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है, भाभी, आप सभी ने इसका काम कर करके इसको सर पर चढ़ा रखा है। आज आप रुको और ये देखो, ये खुद अपना काम करेगी। सुमन भाभी, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? आप बोलो कि मैं कंचन के साथ बैठी हूँ, उसको हेड मसाज दे रही हूँ। नव्या सॉरी, तुम खुद कर लो। मैं यहाँ कंचन को हेड मसाज दे रही हूँ। कंचन के सर में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या कर रखा है इन लोगों ने। अब मुझे खुद ही उठना पड़ेगा। नव्या खुद उठती है और टीवी ऑन कर लेती है। ऐसे ही अब शाम को सभी लोग खाना खाकर सोने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी आज नव्या को सोते समय हल्दी वाला दूध नहीं देता, जिस पर वो चिल्लाते हुए कहती है, मेरी 5 भाभीयों में से किसी को याद नहीं है क्या कि मुझे सोते हुए हल्दी वाला दूध चाहिए? उसकी आवाज सबको आती है और अब निशा नव्या के लिए दूध लेकर जाने लगती है। तभी कंचन उसको रोकते हुए कहती है, रुक जाओ भाभी, आज से ये अपने सारे काम खुद करेगी। लेकिन वो कैसे?
बस आप लोग इसका साथ देना छोड़ दो, बस मुझे देखती जाओ आप सब। नव्या चिल्लाती रहती है लेकिन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। ये देख नव्या का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो गुस्से में किचन में जाती है और निशा के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, आप मेरे लिए दूध क्यों नहीं लाई, ये बताओ। नव्या तुम देख रही हो ना, मैं तुम्हारे भैया के लिए खाना गर्म करके ले जा रही हूँ। यार तुम खुद नहीं ले सकती क्या? तुम सबको हुआ क्या है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो मेरे साथ? नव्या हम क्या कर रहे हैं? अरे एक दिन तुम काम कर लोगी तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी तुम किसी और का काम तो कर नहीं रही, बल्कि खुद के लिए ही कर रही हो। भाभी मैं आप सबकी शिकायत भैया से करूंगी, याद रखना। आप सभी भूल रही हो मैं उनकी लाडली हूँ। अगर मुझे कोई तकलीफ होती है तो आपको पता है ना वो लोग क्या करेंगे आप सभी के साथ। नजर जी आप धमकियाँ क्यों दे रही हैं हमें? क्योंकि आप मेरी नहीं सुनती हैं। आप लोग अब बस देखती जाओ, मैं अपने भाइयों से आप लोगों को अलग करवाती हूँ। उसके बाद देखना, ना तो आप लोगों को कोई देखने वाला होगा और ना ही पूछने वाला। नव्या हंसने लगती है कि तभी कंचन पीछे से उसका हाथ पकड़ती है और खींचते हुए एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। उसका थप्पड़ खाते ही नव्या गुस्से में बोलती है, अच्छा तो सारे फसाद की जड़ आप हैं कंचन भाभी, अब आप देखना। नव्या बहुत हुआ, मम्मी नहीं है, पापा जी नहीं है, इसे सभी भाइयों ने तुम्हें अपने सराखों पर रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे सर पर चढ़कर नाचोगी। मैं सर पे चढ़कर नाच रही हूँ, अब आप देखना, आपका पत्ता सबसे पहले साफ करूंगी। आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझ पर हाथ उठाया। इतना बोलकर नव्या चिल्लाते हुए अपने भाइयों को आवाज देने लगती है। भैया भैया। नव्या के सभी भाई किचन में आते हैं। ये देख नव्या अपने भाभीियों की सारी हरकत अपने भाइयों को बताती है, लेकिन उसके भाई अपनी पत्नियों को कुछ नहीं बोलते, बल्कि उसकी जगह प्रिंस ही नव्या को एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहता है, नव्या हम सभी भाइयों ने सुन लिया है कि तुम अपनी भाभी से क्या कह रही थी। अरे अब तुम बड़ी हो गई हो, अगर तुम खुद से काम कर भी लोगी तो इसमें कौन सा गुनाह कर दोगी तुम? आखिर जब तुम्हारी शादी होगी तब भी तो तुम्हें काम करना होगा। अरे हमने तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, जो तूने कहा है वही हुआ है, लेकिन तेरा बर्ताव तेरी भाभीियों के साथ ऐसा था, हम भाइयों ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। नव्या तुझे कोई परेशानी नहीं होने दी हमने, लेकिन हाँ नव्या, और उस समय तुम्हारे पति से तुम्हें अलग करने की बात तुम्हारी नंद करेगी तो तुम क्या करोगी? नव्या को अपने भाइयों की बात समझ आ जाती है और अपने बर्ताव को याद करते हुए वो अपने भाई को बोलती है, मुझे माफ कर दो भैया, मैंने ना जाने कितनी बड़ी गलती कर दी है। माफी तुम हमसे नहीं अपनी भाभीियों से मांगो, क्योंकि तुमने हमारे साथ नहीं अपनी भाभीियों के साथ गलत किया है। भाभी मुझे माफ कर दो। भाभी तो माँ समान होती है, लेकिन मैंने आपको कभी भी अपनी माँ नहीं समझा। हो सके तो आप भी मुझे माफ कर देना, और आज से मैं अपना सारा काम खुद ही करूँगी। इस तरह अब नव्या को अपनी सारी गलती समझ आ जाती है, जिसके बाद अब नव्या खुद के सारे काम खुद ही किया करती थी। ये देख अब उसकी भाभियां भी खुश थीं। कांता अपने बेटे कुश के अचानक शादी करके आने से दुखी थी, लेकिन कुश एक अच्छे घर की अमीर लड़की आशिमा को अपनी बीवी बनाकर लाया था, जिसके कारण कांता की नाराजगी ज्यादा देर तक नहीं रह पाई और वो अपनी नई बहू का स्वागत करते हुए बोलती है, आ जाओ बहू, अब बेटे की पसंद के आगे एक माँ को तो झुकना ही पड़ेगा। बेटी की पसंद नहीं, बहू की अमीरी देखकर झुकी हैं आप तो। कांता अपनी नई बहू की आरती उतार ही रही होती है कि तभी वहाँ कुश की बहन रिया आती है, जो दरवाजा रोकते हुए अपने भाई से बोलती है, भाई देख, मैंने सुना है कि दरवाजा रोकने की रस्म होती है, जिसमें भाई को अपनी बहन को पैसे देने पड़ते हैं कमरे में जाने के लिए। तो अब तो देख ले, अगर कमरे में जाना चाहता है तो पैसे दे दे। लो, घर में सही से आए भी नहीं और ये फकीरों की तरह मांगना शुरू हो गई। मुझे तो लगा ही था कि ये भिखारी लोग हैं। वो तो खुश की खुशी के लिए मैं यहाँ आई हूँ, वरना ऐसे घर में तो मेरी जूती भी पैर नहीं रखती। अरे ले लियो पैसे बाद में कभी, अभी जाने दे, थके हुए हैं। नहीं नहीं, मुझे अभी पैसे दो, अभी के अभी। ये देखकर आशिमा अपने पर्स से कुछ पैसे निकालती है और रिया के हाथों में देते हुए बोलती है, ये लो पैसे और रास्ता छोड़ो हमारा, मैं बहुत थक गई हूँ, तुम्हारी फकीरी के चलते और देर खड़ी नहीं रह सकती। इतना बोलते ही आशिमा अंदर को आ जाती है। उसके रूखे व्यवहार के चलते कुछ भी उसके पीछे पीछे उसको समझाने जाता है। वहीं अपनी नई नवेली भाभी का ऐसा बर्ताव देखकर रिया अपनी माँ से बोलती है,
देख लो माँ भाई की पसंद को। आज रस्म निभाने के लिए भाई से पैसे क्या मांगे, ये अमीरजादी तो हमें फकीर कहकर चली गई। अरे वो थकी हुई है, इतनी देर से खड़े खड़े किसी का भी दिमाग घूम जाएगा। तू गुस्सा मत कर और जाकर दूध गर्म कर दे अपने भाई भाभी के लिए। मैं नहीं कर रही, आप भी कर दो। रिया गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ कांता भी अपनी बहू और बेटी को दूध दे आती है। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ आशिमा घर में नई नई चीजें लाकर अपनी अमीरी दिखाती है और रिया को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन एक दिन रिया को अपने कॉलेज फेस्टिवल में पहनने के लिए साड़ी चाहिए थी, जिसके लिए वो अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे साड़ी चाहिए, मेरे कॉलेज में फेस्टिवल है, मुझे उसमें पहननी है। देख बेटा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे साड़ी दिला सकूं। तू ऐसा कर, जाकर अपनी भाभी से मांग ले, उनकी कोई साड़ी वो दे देगी, मना नहीं करेगी। क्या माँ, अब मैं उनसे मांगू? अरे वो तेरी भाभी ही तो है, अपनी भाभी से मांगने में कैसी शर्म, जाकर ले ले। अपनी माँ के कहने पर रिया अपनी भाभी के कमरे में जाकर उनसे बोलती है, भाभी मेरे कॉलेज में फेस्टिवल है, मुझे उसमें साड़ी पहननी है, तो क्या आप मुझे अपनी कोई साड़ी दे सकती हैं एक दिन के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने अपनी साड़ी फकीरों को दान करने के लिए ही तो ली है, और सबसे बड़ी फकीर तो मेरी खुद की ननद है, तो भला मैं उसको क्यों नहीं दूंगी। रुको, अब भी देती हूँ। आशिमा बड़े ही प्यार से अपनी ननद की बेइज्जती करके उसको अपनी एक साड़ी दे देती है, जिसके बाद रिया उस साड़ी को लेकर अपने कमरे में जाती है और मुंह फुलाते हुए बोलती है, भाभी अमीर है तो उन्होंने सबको फकीर समझा हुआ है क्या? अरे कोई भी चीज देंगी तो बकवास और ताना मार देंगी। आशिमा और रिया के बीच हुई बातें कांता भी सुन लेती है, लेकिन वो घर की शांति बनाए रखने के लिए कुछ नहीं बोलती। आशिमा ने तो घर के कामों के लिए भी नौकर रख लिए थे, जिसके कारण वो बस पूरा दिन अपनी कमरे में ही घुसी रहती। ससुराल वालों से ज्यादा बात नहीं करती, ना ही कोई मेल मिलाप करती। लेकिन कांता चाहती थी कि उसकी बेटी रिया और आशिमा आपस में बहनों की तरह रहे, ताकि आगे उसके ना रहने पर उसकी बेटी को कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए वो कभी कभी रिया को किसी न किसी बहाने अपनी भाभी से बात करने भेज दिया करती, ताकि आशिमा को घर में अकेलापन महसूस ना हो। ऐसे ही एक दिन जब आशिमा घर से पार्टी के लिए जा रही होती है, तो कांता उसे रोकते हुए बोलती है, बहू कहीं घूमने या पार्टी में जा रही हो क्या? जी माँ जी, सही पहचाना, मैं एक पार्टी में जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। तो बहू एक काम कर, रिया को भी ले जा, अकेली घर में बोर हो जाएगी, ये भी देख लेगी अपनी भाभी की पार्टी। अरे माँ मुझे नहीं जाना, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। अरे कपड़े जा भाभी से ही ले ले, चल जा, हो जा तैयार जल्दी से। आओ आओ ननद जी, आपको कपड़े दूं? फकीर कहीं की, हर वक्त मांगने को तैयार रहती है। आशिमा एक ड्रेस रिया को दे देती है, जिसके बाद रिया तैयार होकर अपनी भाभी के साथ एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाती है, जहां आशिमा की अमीर सहेलियां भी आई होती है, और उनमें से एक नताशा नाम की दोस्त रिया को साथ देखकर बोलती है, अरे आशिमा, ये तो तेरी वो पुरानी ड्रेस है ना जो तू कह रही थी फेंकने वाली हो गई है। हाँ यार, लेकिन मैंने सोचा फेंकने से अच्छा किसी फकीर को दान दे दूं, और मेरी ननद से बड़ी फकीर तो कोई है ही नहीं, जब देखो तब मांगती रहती है फकीरों की तरह। शादी के पहले दिन पैसे मांग रही थी, एक दिन साड़ी मांग रही थी, आज यहाँ आने के लिए भी मेरे से ही ड्रेस मांगी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा दान पुण्य ही कर लिया जाए। एक फकीर ननद को अमीर भाभी मिल गई जो हमेशा उसकी फकीरी को ढकती रहेगी। सही है, मौज हो गई इसकी तो। पार्टी में मौजूद रिया भी ये सब सुन लेती है। सबके सामने अपना मजाक बनने पर उसकी नजरें शर्म से झुक जाती है और वो पार्टी को बीच में छोड़कर घर चली जाती है। घर आकर उदास होकर वो अपने कमरे में रो रही होती है। कांता के लाख पूछने पर भी वो अपनी भाभी के बारे में एक शब्द भी बुरा नहीं बोलती। लेकिन उस शाम जब कांता अपने बेटे बहू के कमरे से गुजरती है, तो उसके कानों में
अपनी बहू की बात पड़ती है, जो अपने कमरे में कुश से बोलती है। पता है कुश, आज मैंने तुम्हारी फकीर बहन को अच्छा सबक सिखाया। अपनी सहेलियों के सामने ऐसा बेइज्जत किया कि दोबारा वो फकीरों की तरह मुझसे कुछ नहीं मांगेगी। तुम पागल हो क्या आशिमा? मेरी बहन कोई फकीर नहीं है, समझी? अरे तुम उसकी भाभी हो और ननन भाभी को तो बहनों की तरह रहना चाहिए। माना तुम अमीर हो, लेकिन उसमें उसकी क्या गलती? उसने तो तुमको अपनी भाभी समझकर हक से कुछ मांगा, लेकिन तुम उसको फकीर समझोगी। ये उसको पता होता तो वो कभी तुमसे कुछ मांगती ही नहीं। ये सुनकर कांता भी कमरे में आती है और अपने बेटे की बात से सहमत होकर बोलती है। बहू, मेरी बेटी ने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा मन से। अरे उसको तुमसे क्या, मुझसे मांगने में भी शर्म आती है। वो तो मैंने उसे बोला, मुझे लगा तुम दोनों एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करोगी तो आपस के रिश्ते में प्यार बढ़ेगा, लेकिन मैं गलत थी। आज से मैं उसको मना कर दूंगी कि वो तुमसे कुछ भी ना मांगे। कांता अपनी बहू को ये बोलकर अपनी बेटी के कमरे में जाती है और उसको प्यार से अपने गले लगाकर चुप करवाती है। अब से रिया अपनी भाभी से कुछ नहीं मांगती और धीरे धीरे आशिमा ने पाया कि उसका और रिया का रिश्ता जो था वो भले ही किसी चीज को मांगने से शुरू हुआ था, पर वो तभी भी उससे बात करती थी। लेकिन जब से रिया ने खुद को आशिमा से अलग कर लिया था, दोनों की बिल्कुल बात नहीं होती थी। आशिमा अगर घर में कोशिश भी करती तो उससे बात करने पर रिया दूर चली जाती। ये देखकर आशिमा कुश से बोलती है, रिया, मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो। मैंने अपनी सहेलियों के सामने तुम्हारा मजाक बनाया। कोई बात नहीं भाभी, मैंने आपको माफ कर दिया। ऐसे नहीं, मैंने तुमको हमेशा फकीर बोला, जबकि सबसे बड़ी फकीर तो मैं हूँ। अमीर पैसों से हूँ, लेकिन रिश्तों के मामले में तो आपसे भी ज्यादा फकीर हूँ। ना आज तक अच्छी बहू बन पाई, ना भाभी। मुझे एक मौका दे दो रिया, दिल से मैं अपनी सारी गलती सुधारना चाहती हूँ। मुझे खुशी है कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया। मैंने आपको माफ कर दिया और एक मौका भी दे दिया। अब से हम एक परिवार की तरह रहेंगे। हाँ, पक्का। दोनों ननद भाभी में इतना प्यार देखकर कांता की आंखें भर आती है और आखिर में अमीर भाभी और फकीर ननद एक दूसरे को अपने दिल से अपना लेती है। रंजन और उसका दोस्त धीरज अपनी बोरिंग लाइफ से ब्रेक लेकर भोपालपुर के जंगलों में एक एडवेंचर ट्रिप पर जाते हैं और दोनों ही एक बहुत ही घने जंगल से घिरे पहाड़ पर अपना तंबू गाड़े टेंट लगाए दिन के समय कोल्ड ड्रिंक का मजा ले रहे होते हैं। तभी धीरज बोलता है, वाह क्या आनंद आ रहा है यार। सही है, यहाँ कितनी शांति है। हवा की चलने की आवाज भी कानों में मिश्री घोल रही है और अपने यहाँ साला बीवी 10 बार आवाज देती है तो भी लगता है कोई कानों में सुई चुभ रहा है। अबे घोंचू, एडवेंचर ट्रिप पर आने के लिए तुझे यही आदि मानव के काल का जंगल मिला था? साला जहाँ तक नजर जा रही है लंबे लंबे पेड़ों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। हाँ तो बेटा ये जंगल है, तुम्हारा बगीचा नहीं। और वैसे भी एक साथ इतने पेड़ भी आसमान को छूते हुए मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। अब पेड़ों को ताड़ लिया हो तो ये बता, सारा दिन क्या यहीं तंबू गाड़े बैठे रहेंगे या कहीं और भी जाएंगे? अरे अभी तूने बोला तो याद आया, चल जंगल का एक राउंड लेकर आते हैं। साले ये तेरे बाप का प्लेग्राउंड नहीं है जहाँ तू राउंड मारेगा। घना जंगल है जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। अंदर चले तो जाएंगे, मगर वापस आने में नानी परनानी सब याद आ जाएगी, रास्ता याद नहीं आएगा फिर। अबे कितना फट्टू है तू रंजन। मतलब एडवेंचर ट्रिप पर आए हैं, अबे तो एडवेंचर तो होना चाहिए ना। मैं तो जा रहा हूँ, तू यहीं बैठकर पेड़ गिन। साले यही दोस्ती यही प्यार, अब तू मुझको अकेला छोड़कर जाएगा यार? रुकना, मैं भी आ रहा हूँ। इतना कहकर दोनों चश्मा लगाए हाथ में लकड़ी लिए जंगल की सैर के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वो जंगल के रिहायशी इलाके में आ जाते हैं। तभी रंजन का एक पैर जमीन पर पड़ी रस्सी में फंस जाता है और वो रस्सी उसे ऊपर खींचती है, जिससे रंजन उल्टा लटक जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ओए धीरज, ये क्या सीन हो रहा है? कुछ कर साले, मैं उल्टा लटक गया हूँ। अरे तू चिंता मत कर, तेरा भाई तुझे मरने नहीं देगा। लटके रहिए, मैं कुछ करता हूँ। अबे जल्दी कुछ कर, मैं सीधा पैदा हुआ था। मेरा उल्टा स्वर्ग से धारने का कोई प्लान नहीं है, वो भी लटके हुए तो बिल्कुल नहीं। अरे ओ निकम्मे, खड़ा खड़ा मेरी मौत का तमाशा क्या देख रहा है? वो
उल्टा लटका हुआ रंजन वहाँ चिल्ला रहा होता है और नीचे खड़े धीरज को कुछ समझ नहीं आता। वो इधर उधर देख ही रहा होता है कि तभी रंजन को झाड़ियों में से चीते की खाल जैसा कुछ नजर आता है, जिसे देखकर वो डरकर घबराते हुए बोलता है, धीरज, चीता। अबे चीता नहीं, शेर है तेरा भाई। तेरी जिंदगी हर कीमत पर बचा के रहेगा, भरोसा रख तू। अरे मेरी छोड़, पहले अपने आप को बचा। झाड़ियों के पीछे चीता है साले, पलट कर देख। क्या चीता? धीरज जोर जोर से चिल्ला पड़ता है। तभी झाड़ियों के पीछे से चीते के खाल के कपड़े पहने हुए एक सुंदर सी लड़की झाड़ियों से निकलकर अपने रूप की चमक बिखेरते हुए धीरज के सामने आती है और अपनी कमर में लटके चाकू को निकालकर रंजन की तरफ फेंकती है, जिससे रंजन के पैर में बंधी रस्सी कट जाती है और उसे जमीन पर गिरने से बचाने के लिए वो लड़की सामने आ जाती है। तभी रंजन और वो लड़की साथ में जमीन पर गिर जाते हैं और रंजन उसे देखता ही रह जाता है। तभी कुछ कबीले के लोगों का झुंड भाला लिए वहाँ आता है और उस लड़की को रंजन के साथ में देखकर कहता है, रंबा, हु। मंगली, तुम यहाँ क्या करती? बंदी बना लो इन चिलगोजों को। कबीले के सरदार के कहने पर उसके लोग दोनों को बांधकर अपने अड्डे पर ले जाते हैं, जहां उस कबीले का सरदार उनसे बोलता है, तुम हमारे कबीले की लड़की के साथ पकड़े गए हो, इसीलिए या तो तुमको जान से मारना होगा या मंगली के साथ शादी करके ये जंगल छोड़ना होगा। हाँ 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 हाँ, ये मंगली से शादी करने को तैयार है। आप कराओ शादी कराओ। अबे क्यों मेरी जिंदगी की वाट लगा रहा है? मुझे इस मंगली जंगली से शादी नहीं करनी। अबे साले, दुनिया छोड़ने से अच्छा है इस मंगली से ब्याह करके जंगल छोड़ दे। समझा? जो कह रहे हैं चुपचाप कर, वरना इनके हाथ में जो भाले दिख रहे हैं ना, वो थोड़ी देर बाद कहीं और दिखेंगे। बेचारे रंजन को ना चाहते हुए भी मंगली से शादी करनी पड़ती है और वो कबीले वाले मंगली के साथ दोनों को जंगल से बाहर छोड़कर लौट आते हैं। रंजन जैसे तैसे मंगली को लेकर उसी हालत में घर पहुंचता है। जैसे ही उसकी माँ कोकिला दरवाजा खोलती है, मंगली एकदम से कूदकर उसके सामने आती है और उसे घूरने लगती है। अम्मा, मैं मंगली। हाय दैया, अरे जंगल से ये क्या नमूना उठा लाया नालायक। दूर हो। कौन है ये जंगली? हम्बा हम्बा रंबा रंबा हु, मैं मंगली। माया आपकी जंगली बहू है। ये हादसा मेरे साथ जंगल में हुआ, मैं आपको सब समझाता हूँ। उसे साड़ी में देखकर रंजन की आंखें खुली की खुली रह जाती है और जंगली बहू टेबल पर पड़े सारे खाने को हाथ से फैलाती हुई साइड में रखे फलों पर टूट पड़ती है। उसे ऐसे हफ्सी की तरह खाता देखकर रंजन बोलता है, मंगली जान, आराम से, सब तुम्हारा ही तो है, तसल्ली से खाओ। जान नहीं जानवर बोल। ये जंगली बहू तो मेरे घर का सत्यानाश करके छोड़ेगी। सत्यानाश भी नाश्ता होता है अम्मा? अरे लेकर जाए इसको यहाँ से, इससे पहले कि ये जंगली और कुछ बिगाड़े। ओहो माँ, धीरे, पड़ोसियों को सुनाओगी क्या? मंगली चलो कमरे में नाश्ता करते हैं। मंगली हाथ में फलों की टोकरी उठाए राजन के साथ उसके कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और मंगली की जंगली हरकतें, जैसे कूद फांद करना, खिड़की से बार बार बाहर झांकना, पंखे पर लटकना, इन सब से परेशान होकर उसकी सास उसे जंगली से इंसान बनाने की पूरी कोशिश करती है। एक सुबह मंगली अपने सास के कमरे में जाकर उसे जगाने के लिए उसके कान के पास बोलती है, हाय मोरी मैया, अरे ये मंगली ये कौन सा राग गा रही है? हमारे कबीले में सोए हुए इंसानों को ऐसे ही जगाते हैं अम्मा। अरे ओ मोगली की मुंह बोली बहन, इसे जगाना नहीं डराना कहते हैं। खबरदार जो सुबह सुबह फिर ऐसा किया तो। उसकी डांट सुनकर बेचारी मंगली कुछ नहीं बोलती। उसी शाम रंजन ऑफिस से आते हुए उसके लिए पायल लेकर आता है और उसे पैरों में पहना देता है, जिसे पहनते ही वो सारे घर में कूदने लगती है और कोकिला बोलती है, अरे लाना ही था तो झुमका या कंगन ले आता,
ये हम्बा खम्बा के लिए पायल लाया, अब पूरे घर में छम्मा छम्मा करती फिरेगी। अरे माँ कोई बात नहीं, देखो कैसे खुश हो रही है। और वैसे भी उसके लिए भी तो यहाँ की जिंदगी जंगल की जिंदगी से कितनी अलग है। धीरे धीरे वो भी सब समझ जाएगी, फिर आपकी मंगली जंगली नहीं रहेगी। देखते हैं। अगले दिन कोकिला की कुछ पड़ोसने मंगली को देखने घर आती है। तभी मंगली अच्छी तरह तैयार होकर सबके लिए शरबत लेकर वहाँ आती है और एक पड़ोसन बोलती है, अरे कोकिला, तू तो हूर की परी ले आई बहू के रूप में। इतनी सुंदर तो कोई नहीं है अपने मोहल्ले में। हाँ बहन, बात तो सही कह रही हो तुम। अरे बहू, चेहरा तो इतना सुंदर है तेरा, जरा अपनी बोली भी सुना दे, कोई गाना ही गा दे। अरे ये जंगली कहीं हम्बा खम्बा ना गा दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं मेरे यहाँ का सबसे पसंदीदा गाना सुनाती हूँ। चिंगा लाला हूँ, चिंगा लाला हूँ। अरे कोकिला, तेरी ये हूर की परी तो जंगली निकली। कौन से जंगल से खोज कर लाई है ऐसी जंगली बहू? बहू देखने आई थी ना, देख लिया, तो अब अपने घरों को प्रस्थान करने का कष्ट करो। सारी पड़ोसने हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन कोकिला को कोई फर्क नहीं पड़ता और धीरे धीरे वो अपनी जंगली बहू को सब कुछ सिखाती है, जिसके बाद मंगली अपनी जंगली हरकतें छोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।